मामलों में हम सभी लोगों की कहानी एक जैसी होती है, और इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि जब परेशानियां आती हैं तो हम उनसे कैसे निपटते हैं। दिल में जब डर आता है तो उस डर से कैसे जूझते हैं। कई कहानियां होती हैं, कई लोग होते हैं जो कुछ ऐसा करके दिखाते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए, ऐसे तमाम लोगों के लिए जो डर से भागते रहे हैं, उनके लिए इंस्पिरेशन बनते हैं। मेजर डीपी सिंह उन सभी लोगों के लिए जो मोटिवेशनल लेक्चर्स को पसंद करते हैं, मोटिवेशनल कहानियों को पसंद करते हैं, उनके लिए ये अपरिचित नाम है। एक शानदार शख्सियत, और काफी सारे रंग हैं उनकी कहानी के। दरअसल ये इंटरव्यू करने का जब मौका मिला तो मैं बड़ा उत्साहित था, और मैंने उनके विषय में काफी कुछ पढ़ा भी, उन्हें सुना भी, और जितना सुनता गया मन किया कि काफी और सुनूं। और सबसे अच्छी बात ये कि मुझे एक चीज समझ में आई, करेज जो होता है वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग या आपके जीवन में बहुत शुरुआती क्षणों से आपके भीतर आ जाता है। मेजर डीपी सिंह के साथ भी ऐसा ही रहा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्मी में जाने के बाद या करगिल जैसी लड़ाई को लड़ने के बाद या अपना एक पैर खोने के बाद उन्होंने संघर्षों को सीखा। बहुत छोटे समय से या बहुत छोटी उम्र से उनके दिल में ये जज्बा था कि वो लोगों की मदद करें। इसकी भी कई दिलचस्प कहानियां, ऐसी बहुत सारी चीजें मैं आपको बोल के सुनाऊं के बजाय मेजर डीपी सिंह खुद आपको सुनाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। और इस वक्त मेरे साथ वो खुद मौजूद हैं इस बातचीत में। सबसे पहले जय हिंद मेजर, और मैं आपका स्वागत करता हूं अमर उजाला की पूरी टीम की ओर से। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद तिवारी जी, जय हिंद सब देखने और सुनने वालों को। जैसा मैंने कहा कि करेज जो होता है वो एक एटीट्यूड होता है, एक ऐसा कंस्ट्रक्ट है जो किसी भी व्यक्ति के भीतर होता है। इस पर क्योंकि आपने काफी सारी बातें इंटरनेट पे कही हैं, बहुत वायरल होती हैं आपकी चीजें, तो बहुत सारी चीजें लोगों को पता है, लेकिन मैं चाहूंगा कुछ ऐसी बातें, और एक कमी मैं महसूस कर रहा था मेजर, वो ये कि हिंदी में जरा कम सुनने को मिलता है आपको, और हिंदी का दर्शक वर्ग बहुत बड़ा है देखिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका ये जो वीडियो है, ये जो बातचीत है, ये बहुत लोग सुनेंगे और गांव गांव तक इसकी रीच होगी। तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि जो साहस होता है वो मन में, क्या आपको लगता है किसी एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो इस कॉन्स्ट्रक्ट को लेकर, हम साइकोलॉजी की भाषा में कहते हैं कि वो उस चीज को लेकर पैदा होता है, या आप इसको डेवलप करते हैं? आपकी कहानी, आपके बचपन में मधुमक्खी और एक बच्ची को बचाना, ये एक ऐसी दिलचस्प कहानी है जो बहुत लोगों ने सुनी होगी, लेकिन क्या आपके अंदर वो चीज थी इसीलिए आज मेजर डीपी सिंह हमारे सामने बैठे हैं, या धीरे धीरे पीरियड ऑफ टाइम के दौरान परेशानियों को देखते हुए, उनसे जूझते हुए ये अपने अंदर डेवलप किया? मेरा जो विश्वास है परमात्मा पे, या जो सर्वशक्तिशाली या नेचर या भगवान, जो भी आप उसको नाम देना चाहें, उस पे दिन पर दिन दृढ़ निश्चय जो है बढ़ता जाता है और बढ़ता जा रहा है, और ये विश्वास बचपन से है। तो मेरा ये मानना है, जिंदगी में दो चीजें आपकी लाइफ को, आपके जीवन को डिसाइड करती हैं। वो है एक आपकी डेस्टिनी और दूसरा है आपके कर्म। इन दोनों का बहुत ही प्रभाव आपके पूरे जिंदगी के ऊपर होता है। अब इनमें फर्क समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेस्टिनी, कई लोग बोलते हैं कि सब कुछ लिखा हुआ है, तो ये भी लिखा हुआ है कि कौन साहसी है कौन नहीं है, उसने जिंदगी जीनी कैसी है ये भी लिखा ही हुआ है, तो फिर कर्म कहाँ आ गए? तो इसका जो डिफरेंस है, इसका जो दोनों में जो फर्क है, वो धीरे धीरे जिंदगी में समझ में आया मुझे। लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, अब अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो शायद मेरी जिंदगी ऐसी ही होनी थी। इन्हीं चीजों को मैंने करना था और इन्हीं परिस्थितियों से गुजरना था, ताकि किसी ना किसी व्यक्ति को उम्मीद से जगाना था। तो ये सब जो होना था, इसमें साहस का वो कण मौजूद था, लेकिन उसको जागृत करने के लिए परिस्थितियों का एक तरीके से गंभीर परिस्थितियों का मौजूद होना बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्योंकि अगर गंभीर परिस्थितियां ना होती तो कैसे उस चीज को मैं जागृत कर पाता, ये मुझे नहीं लगता कि मुमकिन हो पाता। गंभीर परिस्थितियों से गुजर के ही इंसान जो है एक
एक जैसे वो कहते हैं ना कि आग से निकल के सोना तप के बनता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और ऐसा ही कुछ मेरी जिंदगी में भी हुआ। तो कहीं ना कहीं परिस्थितियों का बहुत बड़ा खेल है इसको अ, उजागर करने के लिए, जो मैं आज की जिंदगी में, आज के वक्त में मैं जहां तक पहुंच पाया हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर की बांग्ला में कविता है, उसका हिंदी तर्जुमा कुछ इस तरीके से है कि मैं आपसे ये नहीं कहता, वो परमात्मा से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप मुझे मुसीबतें ना दें, आप मुझे ढेर सारी मुसीबतें दें, लेकिन मुसीबतों से लड़ने की ताकत भी देते रहें, क्योंकि इसी से मैं बेहतर इंसान, इसी से मैं ताकतवर इंसान बनूंगा। और जो आपकी जिंदगी रही है उसमें जब जब प्रॉब्लम्स आई हैं, आपने देखा आप ज्यादा निखरे हुए मेजर निकल कर आए हैं और ज्यादा पहले से बेहतर आपने जिंदगी जी है। अब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपकी जो मशहूर किस्सा है या एक जो इंस्पिरेशनल स्टोरी आपकी अपनी लाइफ की है कि कैसे आपने एक बच्ची को बचाया था और कैसे वो करेज आपके अंदर आया, उस समय क्या आपके दिमाग में चलता था, यानी बचपन से आपके जहन में क्या चलता था कि मुझे लोगों की मदद करनी है या मुझे किन चीजों पर फोकस करना है, मेरी लाइफ की प्रायोरिटीज क्या है। ये एक छोटा, क्योंकि कई ऐसे बच्चे होंगे 10वीं में 12वीं में पढ़ने वाले जो अभी आपको सुन रहे होंगे और वो उस दौर से गुजर रहे होंगे जिससे आप गुजर चुके हैं, तो मैं चाहूंगा उस दौर को एक बार फिर आप थोड़ा सा याद। जब मैं 11वीं कक्षा में था तो उन दिनों मंडल कमीशन का वक्त था। पूरा साल पढ़ाई नहीं हुई, और बच्चों को और क्या चाहिए अगर पढ़ाई ना हो, खेलने कूदने को मिले तो जैसे कोविड में हुआ, हालांकि खेलने कूदने को नहीं मिला, सबको पैक रहना पड़ा। हाँ, लेकिन आजकल का जमाना वीडियो गेम्स का जमाना है, तो वीडियो गेम में लग गए। वेरी ट्रू। तो उन दिनों भी ऐसी ही कुछ परिस्थितियां थी, और हमारे को ये बहुत ही उम्मीद थी कि ये साल जो है 0 ईयर हो जाएगा और एग्जाम जो है, परीक्षाएं नहीं होंगी। बस इसी उम्मीद पे हम खेलते गए और ऐसे खेलते रहे कि सडनली देखा कि जिंदगी ने एग्जाम सामने रख दिए। और क्योंकि हम परीक्षाओं के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं थे, तो फेल हो गए। अब ये फेल जो हुए, ये एक झटका था, और इस झटके ने ये बताया मुझे कि फेलियर्स की इम्पोर्टेंट क्या है जिंदगी में। बहुत इंपॉर्टेंट है फेलियर्स। तो एक बात सुनते रहते थे हम हमेशा बड़ों से, बुजुर्गों से, कि जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। अब मैं वहां पे वो बच्चा जो 11वीं में फेल हुआ और जिसके ऊपर बहुत प्रेशर रहता था, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशंस भी कोई खास हमारी अच्छी नहीं थी, और मैं दादा दादी के पास पल बढ़ रहा था, और ये हमेशा सुनने को मिलता था कि बेकार है, पढ़ता नहीं है, किसी काम का नहीं है, निकम्मा है, यहाँ तक कि चोर भी बोल दिया गया था मुझे कि चोरी भी करता है। तो उस बच्चे के ऊपर प्रेशर देखिए कि ऊपर से फेल हो जाए, तो और वो सोच रहा है, दुविधा में है कि इसमें क्या अच्छा हुआ भाई, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, लेकिन इसमें क्या अच्छा हुआ, मैं तो और पिछड़ गया। तो उसका जवाब मुझे बहुत जल्द अगले साल ही मिला, क्योंकि अगले साल जब मैं 11वीं रिपीट कर रहा था, तो मेरे जो पिछले कक्षा के जो सहपाठी थे, वो 12वीं में पहुंच के प्री बोर्ड की परीक्षा के लिए घर में बैठ के तैयारी कर रहे थे, और मैं स्कूल आ रहा था। तो उन्हीं दिनों में जनवरी फरवरी की बात है, जब ये एक छोटी बच्ची आम के बाग से गुजरते हुए बिल खिलाती हुई मेरे सामने से गुजरी। मुझे पता चला कि किसी ने मधुमक्खी का छत्ता आम के बाग पे जो लगा हुआ था, बहुत बड़ा, बड़ी वाली मक्खी का, उस पर पत्थर मार दिया किसी शैतान बच्चे ने। और सडनली सारा सुनसान हो गया इलाका। तो कुछ छुपे हुए दोस्त थे, उनसे मैंने पूछा कि यहाँ तुम क्यों छुपे हुए साइकिल स्टैंड में? तो उन्होंने बोला कि यार ऐसा है, किसी ने मधुमक्खी का छत्ता तोड़ दिया और मक्खियां सारी हमारी तरफ आ रही हैं, तो हम छुपे हुए हैं। इतनी देर में मैंने देखा वो बच्ची रोती, बिलखिलाती, करहाती पूरे जोरों से चली आ रही है। तो मेरे दिमाग में अब ये वक्त नहीं था कि सोचा जाए कि भैया इसको बचाना है, या कुछ ऐसा करके दिखाना है, या कुछ लोगों को इम्प्रेस करना है, या बाद में मैं हीरो बनूंगा, या मुझसे लोग किस्से सुनेंगे। इन सब चीजों की सोचने का वक्त नहीं था। जो पहला ही क्षण जो दिमाग में जो बात आई, वो यही आई कि यार इसको बचाओ।
अब ये रिएक्शन जो हुए विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स हुए कि मैंने अपना स्वेटर निकाला और स्वेटर निकाल के उसके ऊपर वहां नजदीक पहुंच के उसके ऊपर फेंका, जिससे कुछ मक्खियां उससे उड़ गई, कुछ मक्खियां स्वेटर से चिपक गई। उसको उठाया और स्कूल की बिल्डिंग की तरफ भागा। इतने में कुछ मक्खियां मुझे चिपट गई और उस वहां पर मेरे कुछ और दोस्त तैयार थे उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए। हॉस्पिटल ले जाके जब पहुंचे तो बाद में मुझे पता चला था कि वो बच्ची जो दूसरी कक्षा की थी, अगर 5-10 मिनट और लेट हो जाती तो इतने डंक लग चुके थे कि जहर फैल के वो उसकी मृत्यु हो सकती थी। अब मुझे अपने सवाल का जवाब मिला कि अगर मैं फेल ना होता तो उस सुनसान जगह पे मैं ना पहुंचता। उस सुनसान जगह, देखिए अब डेस्टिनी की बात आ रही है। उस सुनसान जगह पे मुझे पहुंचना ही था, इसलिए मुझे फेल होना जरूरी था, क्योंकि अगर ना होता तो मैं घर बैठ के प्रिपेयर कर रहा होता प्री बोर्ड एग्जाम। तो वहां पहुंचने के लिए मुझे फेल होना जरूरी था, और वहां ये लिखा हुआ था कि मेरे द्वारा वो बच्ची बचाई जाएगी। मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, मैंने सिर्फ उस क्षण में मेरे दिमाग में जो बात सही थी उसको करने की कोशिश करी। और ये हर इंसान का फर्ज है। हम ये सब जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति पे मुसीबत पड़ रही हो तो आगे बढ़ के उसको हाथ पकड़ाना हमारा फर्ज है। यानी हर चीज, हर मुसीबत आपको कहीं ना कहीं गाइड कर रही है, उस गाइडेंस को समझने की जरूरत है आपको। हाँ, अब डेस्टिनी ने मुझे वहां पहुंचा दिया, लेकिन अब आता है कर्म की बारी। तो अगर मैं उस क्षण में ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करता और कैलकुलेट करने की कोशिश करता, चीजों को महसूस करके समझ के रिएक्शन करने की कोशिश करता, तो शायद मैं डर जाता कि मेरे ऊपर अटैक ना आ जाए। लेकिन भरोसा होना बहुत जरूरी है अपने ऊपर और ऊपर वाले के ऊपर। तो मैंने वो किया जो मेरे दिल से आवाज निकली, और दिल से यही आवाज निकली कि इस बच्ची को बचाओ। अब ये हर क्षण में जो दो चॉइस होती है कर्म करने की हमारे ऊपर, हमारे हाथ में, कि किया जाए कुछ या ना किया जाए, यस और नो का जो चॉइस है वो वही कर्म है। और वो उसमें अगर आप यस चुनते हो तो यस की तरफ आपकी परिस्थितियां बनी चली जाती हैं और डेस्टिनी उस तरफ आपको मोड़ देती है। और अगर आप नो चुनते हो तो नो की तरफ आपकी जिंदगी चली जाती है, परिस्थितियां आपको वैसा कर देती हैं। अब मुझे ये भी बताएं कि फिर एक दौर वो भी आया जब परेशानी इतनी बड़ी हो गई कि शायद लगता था कि अब जिंदगी में आगे क्या होगा, या उस समय आपका एटीट्यूड क्या था जब करगिल में बड़ा धमाका आप झेल रहे हैं, करगिल जैसी बड़ी लड़ाई में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, एक ऐसी खतरनाक जगह पर जा रहे हैं जहां पर बहुत चुनिंदा सिपाही जा सकते हैं। वो दौर कैसा रहा? और उसके बाद में एक पैर का जाना है, गैंग्रीन फैलना, इतनी खतरनाक परेशानी की जान भी जा सकती थी, सभी लोग होप छोड़ चुके हैं। उसके बाद मेजर सिंह जो है वो एक नए मेजर सिंह बनकर उठे। यानी ये मुसीबतें और ये गाइडेंस वहीं खत्म नहीं हो गया था 11वीं क्लास में, ये पूरी जिंदगी ताउम्र जारी रहा है। देखिए, बड़े बुजुर्गों ने ये भी कहा है कि आपका उठना बैठना किस माहौल में है, कैसे आपके मित्रगण हैं, कैसे आपके सहपाठी हैं, कैसे आपका आचरण है, किस माहौल में उठते बैठते हैं, उससे आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। तो बचपन में जो मेरी पर्सनैलिटी को इम्प्रेस करने वाली चीजें थी वो मैंने गुरुद्वारे से सीखी थी। 8वीं कक्षा से मेरे दादा दादी के पास रहने, अगर मैं अपने माँ बाप के पास रहता तो शायद मैं वो ना होता जो आज मैं हूँ। लेकिन क्योंकि मेरे दादा दादी एक जनरेशन पुरानी वाली सोच रखते थे और उन्होंने मुझे सुबह उठ के पूजा पाठ करना, गुरुद्वारे जाना, और वहाँ पे कहानियां, किस्से, साखियां गुरुओं की सुनने को मिलती थी, कैसे उन्होंने अपने लिए, अपने देश और आम जनता के लिए पूरे परिवार को सैक्रिफाइस कर दिया, और एक 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 तुपका आंसू का नहीं बहाया। तो ये जब आप सुनते हो, जब आपके कण कण में ऐसी बातें भरी होती हैं, तो आप हमेशा हर चीज के लिए तैयार होते हो और आपको अंदर से लालसा उठती है कि मैं भी उसी रास्ते पे चलूं। तो यही बैकग्राउंड के साथ उस बच्ची को शायद बचाने में कामयाबी मिली मुझे। और इसी बैकग्राउंड के साथ आगे बढ़ के जब कारगिल युद्ध में एक बार तो मृत घोषित करने के बाद टांग
टांग तो मैं सच बताऊं तो टांग मुझे बहुत कम तंग करती है, क्योंकि जो पार्ट है ही नहीं बेचारी, वो तंग क्या करेगी। वाह इसके वाह। अलावा जो तंग करने वाली चीजें हैं वो हैं 73 छर्रे जो अंदर घुसे हुए हैं, आंतड़ियां जो आधी कटी हुई हैं, कानों से जो कम सुनता है, जो एक पाँव है बेचारा वो तड़फता रहता है कि मेरी एक तो मैं हूं, उसकी नी की सर्जरी हो रखी है, काफ और थाई में बहुत बड़े बड़े जख्म है। तो बोलता है यार ये इंसान कैसा है, एक अकेला मैं बचा हूं और मेरी इसने डेढ़ मार रखी है। तो इन जो बाकी चोटों से बाकी चोटें जो मुझे परेशान करती हैं, जो जो कुछ छर्रे ऐसे हैं जो बड़े नॉटी हैं, वो कई बार रातों रातों तक अपनी ड्यूटी फुलफिल करते हैं, पूरा प्रोफेशनली तंग करने के लिए, मुझे पेन देने की पूरी प्रोफेशनल तरीके से वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं। 4 4 5 5 रातें कई बार नींद नहीं आती है। ये बातें हैं जो आम लोगों को मालूम नहीं है, ये ज्यादा तंग करती हैं। वो बेचारी टांग के पीछे पड़े रहते हैं जो है ही नहीं, उसने तो पहले ही अपना स्वर्गवास प्राप्त कर लिया, वो क्या करेगी मेरी जिंदगी में। लेकिन इन सबको झेलने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? वही बचपन की जो फाउंडेशन रखी गई थी जो गुरुद्वारे में, और साथ में फिर जो ट्रेनिंग मिली इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में, जिस फौज की जो फाउंडेशन है वो भी सिमिलर असूलों पे रखी गई है, जहां पर दूसरों के लिए, देश के लिए, देशवासियों के लिए अपनी जान तक निछावर कर देना। कोई जानता नहीं है इतने लाखों करोड़ों देशवासियों में जानने पहचानने वाले तो हमारे दोस्त मित्र या फैमिली वाले ही होते हैं, लेकिन उनके लिए थोड़ी सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं जान, उनके लिए थोड़ी लिम लॉस हो रहा होता है। लिम लॉस या सैक्रिफाइस जान तो पूरे देश के लिए हो रही होती है। तो अनजान लोगों के लिए सब कुछ करना, यही एक नियम कानून, यही एक फाउंडेशन, यही एक उसूल जो है भारतीय सेना निभाती है, और यही मैंने बचपन में सीखा। तो ये कॉम्बिनेशन जो था इतना बढ़िया वो बन गया था कि भैया अगर टांग टूंग चली भी जाए या हाथ पैर कट जाए या चोटें लग भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिपाही हैं, सिपाही हूँ, रहूंगा, और सिपाही हमेशा था। मेजर, मुझे भी सौभाग्य मिला कि मेरा नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन आपका जो अचीवमेंट है और आप जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आए, वो मतलब मैं सोच रहा था कि क्या हम लोगों ने क्या ही किया है। मेरी पीएचडी जरूर दर्ज है, लेकिन उसमें आपका अचीवमेंट और आपकी जो जर्नी है वो सचमुच में वर्थ लगती है कि कितनी मेहनत की होगी, या फिर कोई ऐसी इंस्पिरेशनल चीज है जो पहली बार हिंदुस्तान में कोई शख्स कर पाया। तो कितना आश्चर्य का विषय था कि फर्स्ट टाइम कोई ब्लेड रनर है या कोई एक पांव के साथ में मैराथन को दौड़ रहा है, कैसे ये दिमाग में आया। और मैराथन के लिए आप जाएंगे, एक जब टांग नहीं होती तो आदमी सोचता है कि अब जिंदगी बिस्तर पे गुजारनी है, व्हील चेयर पे गुजारनी है, और यहाँ पर बंदा सोच रहा है कि मुझे मैराथन दौड़ना है। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग है, सोचना अपने आप में बड़ा जबरदस्त है। इस जर्नी के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। डॉक्टर साहब मैं ये जरूर बताऊंगा कि मेरे सामने तो परिस्थितियां थी, और परिस्थितियों में मुझे यस चुनने की इच्छा थी, यस चुनने की प्रेरणा थी, यस चुनने की फाउंडेशन मिली हुई थी बचपन से। लेकिन आपने तो आप बैल मुझे मार वाला हिसाब लेके पीएचडी खुद करनी चाहिए, खुद की इच्छा जगाई, वो ज्यादा वो ज्यादा मुश्किल काम है। परिस्थितियों ने आपको मजबूर नहीं किया, जी। मैंने तो परिस्थितियों को गले लगाना सीख लिया। आपने जबरदस्ती का परिस्थितियां बनाई तो वो ज्यादा टफ है। कमिंग बैक टू आपका जो पॉइंट है, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जब मेरी टांग थी और जब मैं पूरा हुष्ट पुष्ट व्यक्ति था, साबुत व्यक्ति था, तो एकेडमी में देहरादून में हमारी ट्रेनिंग के दौरान क्रॉस कंट्री का एक टेस्ट होता है। हर हर 6 महीने में एक बार वो टेस्ट पास करना होता है। और मैं उस क्रॉस कंट्री जो 14 किलोमीटर की थी मात्र, उसको करने में बहुत हिचकिचाता था, क्योंकि वो मेरी जो बिल्ट है वो लॉन्ग डिस्टेंस रनर की नहीं है। शॉर्ट स्प्रिंट एथलेटिक्स वगैरह में मैं पार्टिसिपेट करना पसंद करता था, लेकिन वो एक टेस्ट होता था पेनफुल कि यार अब ये करना ही है साला, तो करके परे करते हैं, चलो छोड़ो गिरते पड़ते किसी प्रकार से पूरा कर लिया करते थे। ऐसे व्यक्ति की जब टांग गई और 100% डिसेबिलिटी आई, तब ऐसे व्यक्ति ने ये सोचा कि अब 14 तो छोड़ो, 21 और 42 भागेंगे। इसके पीछे कारण ये है कि इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में।
तो जब लोगों के नजरिए से और लोगों की बातों से ये पता चला कि भैया सोल्जर की इज्जत पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो जो भारतीय सिपाही है वो ज्ञान नहीं बांटता। भारतीय सिपाही एक्शन करता है ग्राउंड पे और बोलता है कि लो भैया, कर लिया, अब तुम डिसाइड कर लो कि हम एबल हैं या डिसेबल हैं। तो इस चीज को ग्राउंड पे करने के लिए जो मुझे उस समय मौजूदा परिस्थितियों में सबसे टफ चीज लगी थी, वो ये थी कि यार हाफ मैराथन भागी जाए उस टांग के बगैर जिसकी इंपॉर्टेंट भागने के लिए सबसे ज्यादा है, क्योंकि 2 टांगों वाला व्यक्ति भी